क्या एफसीआर अमेंडमेंट बिल की वजह से ही अचानक कॉकरोच जनता पार्टी जैसी मुहिम तेज हो गई? क्या इसी कानून का असर कुछ पत्रकारों, एनजीओज और सोनम वांगचुक जैसे नामों तक भी पहुंच रहा है? और आखिर ऐसा क्या है इस बिल में कि इसकी गूंज दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक सुनाई दे रही है? आज इन सारे सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, आज से नया संसदीय सेशन शुरू हो रहा है। मॉनसून सेशन 2026 अब चल रहा है। इससे पहले जो सबसे ज़्यादा चर्चित और गर्मा गर्म मुद्दा था वो था एफसीआर अमेंडमेंट बिल। इस पूरे सेशन में शायद सबसे ज़्यादा चर्चा और कंट्रोवर्सी इसी बिल और इससे जुड़े नियमों पर ही होने वाली है। देखिए, सरकार ने हाल ही में एफसीआर नियमों में सख्त बदलाव प्रस्तावित किए हैं। विदेशी फंडिंग को अब और पारदर्शी और नियंत्रित बनाने की कोशिश होगी। खास बात यह है कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ के तहत प्रोजेलाइटेशन यानी धर्म परिवर्तन को विदेशी फंडिंग से बाहर कर दिया गया है। अब विदेशी पैसे से स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थलों का रखरखाव या इंडिजीनियस फेथ्स को प्रिजर्व करने जैसी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन कन्वर्जन के काम पर रोक लग गई है। इस अमेंडमेंट से वो पूरा विदेशी इकोसिस्टम हिल गया है जो वर्षों से भारत में एनजीओज, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और कुछ खास ग्रुप्स को फंड भेजता था। पहले ये फंडिंग बड़े पैमाने पर आती थी जिससे कई संगठन अपने एजेंडे चला पाते थे। अब सख्त नियम, पर्पस स्पेसिफिक और ज्योग्राफी स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन और प्रोजेलाइटेशन पर बैन की वजह से उनका वो आसान स्रोत लगभग बंद होने वाला है। अमेरिका के कुछ बड़े लीडर्स ने इस बदलाव के खिलाफ खुलकर बयान भी दिए हैं। सेनेटर जेम्स रिश ने कहा है कि एफसीआरए को पर्सिक्यूशन या हैरासमेंट का बहाना बनाकर यूएस लिंक क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज के फंड्स या प्रॉपर्टी जब्त करने की कोशिश गहरी चिंता का विषय है। कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से अपील की थी कि वह भारत दौरे में इस मुद्दे को जरूर उठाएं, क्योंकि ये बदलाव क्रिश्चियन चर्चेस, चैरिटीज, स्कूल्स और अस्पतालों को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। दोनों पार्टीज, जो अमेरिका की दो पार्टीज हैं, उनके कुछ सांसदों ने मिलकर कैपिटल हिल पर भी इसकी आलोचना की थी। लेकिन असलियत यह है कि भारत में जो लोग कॉकरोच की तरह छुपे छुपे विदेशी फंडिंग के खाने पानी पर पल रहे थे, उनका वो स्रोत अब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसी वजह से अब सब मिलकर एक साथ पार्टी बना रहे हैं। विरोध की नई लहर, नई आवाजें और नया मोर्चा खड़ा किया जा रहा है। अब एक खास एंगल की बात करते हैं। सौरव दास एक एलिजेड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एंटी इंडिया रिपोर्ट से काफ़ी नाम कमाया है। उन्हें ठाकुर फैमिली फाउंडेशन से इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी बहुत मिला है। ये फंडिंग इनके रिपोर्टिंग वर्क के काम आती थी, लेकिन अब एफसीआरए के नए सख्त नियमों की वजह से ये सारे चैनल बंद होने वाले हैं। सौरव दास अब बेरोजगार होने के कगार पर है और इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुरंत एक नई जॉब पकड़ ली। कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन बन गए। ये करेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। सौरव दास अब ये इनका चेहरा बन चुके हैं, सीजीपी का। यानी जो लोग पहले इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के नाम पर विदेशी फंडिंग लेते थे, अब वही लोग इस नई पार्टी में सक्रिय हो गए हैं। एफसीआरए के बदलाव ने सीधे तौर पर इनके फंडिंग सोर्स को प्रभावित किया और नतीजा ये हुआ कि वो अब ओपनली पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गए। ये दिखाता है कि एफसीआरए नियमों का असर सिर्फ एनजीओज पर नहीं बल्कि कुछ जर्नलिस्ट और उनके नेटवर्क पर भी पड़ रहा है जो सीजेपी जैसे मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सोनम वांगचुक के एनजीओज का जिक्र भी बहुत जरूरी है। सोनम वांगचुक के स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि सेकमॉल का एफसीआरए लाइसेंस पहले से ही वायलेशंस की वजह से कैंसिल हो चुका है। उनके अन्य संगठनों जैसे हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख पर भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। नया एफसीआरए फ्रेमवर्क इन सब पर और सख्ती लाएगा। दोस्तों, ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाता है। एफसीआरए अमेंडमेंट ने विदेशी फंडिंग के इस पूरे नेटवर्क को चुनौती दी थी जो वर्षों से भारत के अंदरूनी मामलों को प्रभावित कर रहा था, चाहे वो रिलीजियस कन्वर्जन के नाम पर हो या फिर एक्टिविज्म और जर्नलिज्म के नाम पर। अब जब ये स्रोत बंद हो गए हैं तो अफेक्टेड लोग एकजुट होकर नई पार्टी, नई आवाज और नया विरोध खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों, पूरा मामला आखिर एफसीआरए का ही तो है। नीट, रीनीट, एग्जाम लीक्स, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, ये तो सब ऊपरी बातें हैं, लेकिन असल में जो पैसा मिल रहा था अब उस पर ताला लगने वाला है, इसलिए सब काफ़ी खफा है। दोस्तों, अगर आपको एफसीआरए पर और जानना है तो हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जितना हमने इस विषय पर काम किया है शायद ही किसी और ने किया हो। पहले तो आपके मन में यह आता होगा कि बिल में क्या है। इसके लिए आप हमारे सहयोगी चमन मिश्रा का ये वीडियो देखिए। बिल में मुख्य प्रावधान ये है कि अगर किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता है, सस्पेंड होता है, सरेंडर हो जाता है या फिर रिन्यू नहीं होता है तो एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाई जाएगी। ये अथॉरिटी विदेशी फंड से बने सारे एसेट्स जैसे प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ऑफिस या फिर जो कुछ भी होगा वो अपने कंट्रोल में ले लेगी।
एक समय सीमा के अंदर अगर एनजीओ अपने एफसीआरए लाइसेंस को रिन्यू नहीं करा पाता है तो इसका अर्थ यह है कि वो फंड का दुरुपयोग कर रहा था। ऐसे में उसके एसेट्स को देश हित में इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, पूरे बिल का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यही है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये सिर्फ किसी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने वाला कानून है, लेकिन असली बदलाव इससे कहीं बड़ा है। पहले क्या होता था, अगर किसी एनजीओ का लाइसेंस रद्द भी हो जाता था तब भी विदेशी फंडिंग से खरीदी गई उसकी इमारतें, दफ्तर, बैंक बैलेंस और दूसरी संपत्तियां उसी के कब्जे में बनी रहती थी। यानी लाइसेंस तो चला जाता था लेकिन विदेशी पैसे से खड़ी की गई पूरी व्यवस्था उसी तरह चलती रहती थी। यही सबसे बड़ा लूप होल था जिसे ये संशोधन अब बंद करने की कोशिश करता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को एफसीआरए कानून इतना सख्त बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी वजह समझने के लिए हमें प्रतिभा शर्मा का ये वीडियो देखना पड़ेगा। 3.7 मिलियन यानी 37 लाख एनजीओ हमारे देश में इस वक्त काम कर रहे हैं। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल्स की संख्या करीब 14 लाख से कुछ ज्यादा है बस, पर एनजीओ की संख्या 37 लाख है। 37 लाख एनजीओ भारत की धरती पर हर राज्य में, हर सेक्टर में, हर मुद्दे। द इंडियन मैट्रिक्स ने एक्स पर एक डेटा शेयर किया। उनके मुताबिक पूरे G20 देशों में जितने एनजीओ हैं उनका लगभग 1/3 हिस्सा अकेले भारत में है। G20 में दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और उन 20 का मिला जुला 1/3 एनजीओ हमारे यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बुराई क्या है, इतने सारे लोग समाज सेवा कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। रुकिए, पहले एक सवाल पूछते हैं। जब किसी देश में इतने दिल दुखाने वाले, आंसू बहाने वाले, जन सेवा करने वाले 37 लाख संगठन हो तो वो देश अब तक डिज्नीलैंड क्यों नहीं बन गया? 37 लाख एनजीओ काम कर रहे हैं पर भारत में अभी भी समस्याएं हैं। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है, ये एनर्जी खर्च कहाँ हो रही है? भारत के एनजीओ इकोसिस्टम का आकार समझना होगा। जरा सोचिए, हमारे देश में लगभग 37 लाख एनजीओस काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि G20 देशों में जितने एनजीओस हैं उनका लगभग 1/3 अकेले भारत में मौजूद है। अब इतने बड़े इकोसिस्टम में अगर हजारों संस्थाएं विदेशी फंडिंग ले भी रही हैं तो सरकार के लिए ये सुनिश्चित करना स्वाभाविक हो जाता है कि वह पैसा किस स्रोत से आ रहा है, कहां खर्च हो रहा है और उसका इस्तेमाल उसी उद्देश्य के लिए हो रहा है या नहीं। इसलिए इस पूरी बहस का केंद्र सिर्फ एनजीओ नहीं बल्कि विदेशी फंडिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही है। और दोस्तों, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी जरूरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जानने के लिए ये देखिए। और इन सबको समझने के लिए आपको 2014 की आईबी रिपोर्ट देखनी जरूरी है। वो डॉक्यूमेंट जिसे दबाया गया, ये अनुमान नहीं, एक डॉक्यूमेंट है। मई 2014 में भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट सौंपी। टाइटल था कंसंट्रेटेड एफर्ट्स बाय सिलेक्टेड फॉरेन फंडेड एनजीओस टू टेक डाउन इंडियन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब कि चुनिंदा विदेशी फंडेड एनजीओ की ओर से भारतीय विकास परियोजनाओं को रोकने या खत्म करने की सुनियोजित कोशिशें। अब यहीं से पूरी बहस सिर्फ एनजीओस की नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बन जाती है, क्योंकि अगर विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल देश की रणनीतिक परियोजनाओं को प्रभावित करने, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को वर्षों तक लटकाने या विकास की रफ्तार को धीमा करने के लिए हो रहा हो तो सरकार का हस्तक्षेप करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अक्सर 2014 की इंटेलिजेंस ब्यूरो की उस रिपोर्ट का जिक्र किया जाता है जिसमें कुछ विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओस पर भारत की विकास परियोजनाओं के खिलाफ संगठित अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में परमाणु परियोजनाओं, कोयला परियोजनाओं, बड़े औद्योगिक निवेश और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी उल्लेख किया गया था। यही वजह है कि सरकार इस पूरे मुद्दे को सिर्फ फंडिंग का मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास से जुड़ा विषय मानती है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। मान लीजिए सरकार ने एफसीआरए के नियम सख्त कर दिए, बैंकिंग सिस्टम पर निगरानी बढ़ा दी और विदेशी फंडिंग के हर लेन देन को ट्रैक करने की व्यवस्था भी बना दी। क्या इसके बाद भी कोई नेटवर्क इन नियमों को चकमा दे सकता है? क्या विदेशी पैसा बिना एफसीआरए के रडार में आए भारत तक पहुँच सकता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो जरा ये मामला देखिए जो मेरी सहयोगी सिमरन शर्मा और मैंने अभी कुछ समय पहले ही रिपोर्ट किया था। ईडी की जांच में सामने आया था कि एक ऐसा नेटवर्क जिसने सीधे बैंक ट्रांसफर करने के बजाय एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। दावा है कि विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए भारत में निकाले गए ताकि एफसीआरए की निगरानी से बचा जा सके। पहले इस रिपोर्ट का ये हिस्सा देखिए। सबसे बड़ा सवाल ये था, पैसा कहाँ से आएगा? अगर कोई फॉरेन एनजीओ भारत में पैसा भेजता है तो उसे एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के सख्त नियम कानूनों से गुजरना पड़ता है। एक एक पैसे का सोर्स, बैंक अकाउंट्स की मॉनिटरिंग और एंड यूज की कड़ाई से वेटिंग होती है।
यहाँ इनका बाईपास मैकेनिज्म देखिए। इन्होंने एफसीआरए के इस पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को कुचलने के लिए एक अलग ही रास्ता निकाला। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने की जगह इन्होंने फॉरेन डेबिट कार्ड्स और अनप्रिस्क्राइब्ड बैंकिंग चैनल्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क खड़ा किया। अमेरिकी बैंकों से जारी ओवरसीज डेबिट कार्ड्स को भारत भेजा गया, लोकल हैंडलर्स को दिया गया और उन कार्ड्स के जरिए सीधे इंडियन एटीएम से कैश निकलवाया गया। बैंकिंग सिस्टम में कोई ऑटोमेटिक फॉरेन फंडिंग का रेड फ्लैग ट्रिगर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रांसफर्स नॉर्मल इंटरनेशनल कार्ड विड्रॉल्स की तरह दिख रहे थे। और डेटा चौंकाने वाला है। ईडी की जांच के मुताबिक नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच सिर्फ 6 महीने के अंदर इन्होंने 92.55 करोड़ रुपए इस बाईपास रूट से निकाले। यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ एक बैंकिंग फ्रॉड या वित्तीय गड़बड़ी के तौर पर नहीं देखा जा रहा। आरोप है कि अगर जांच एजेंसीज के दावे सही है तो ये एफसीआरए के पूरे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बाईपास करने की एक सुनियोजित कोशिश थी। यानी जिस कानून के तहत विदेशी फंडिंग हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, उसी कानून से बचने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया गया। अब जरा सोचिए, अगर पैसा आधिकारिक बैंकिंग चैनल से आने के बजाय विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए कैश में निकाला जाए तो उसके वास्तविक उपयोग पर निगरानी रखना कितना मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि प्रवर्तन एजेंसियों इस मामले को बेहद गंभीर मान रही हैं और इसी तरह के मामलों का हवाला देकर सरकार एफसीआरए को और सख्त बनाने की ज़रूरत बताती है। तो दोस्तों, अब जब संसद में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पर बहस होगी तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित ना रहें। इस बहस के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छिपा है। क्या भारत को यह अधिकार है कि वह तय करे कि विदेशी पैसा किन उद्देश्यों के लिए देश में आए और किन उद्देश्यों के लिए नहीं? क्या राष्ट्रीय सुरक्षा, धार्मिक गतिविधियों, पत्रकारिता और एनजीओ के नाम पर आने वाली विदेशी फंडिंग पर सख्त निगरानी होनी चाहिए या फिर इसे नागरिक स्वतंत्रता पर हमला माना जाए? यही असली बहस है और आने वाले दिनों में यही मुद्दा संसद से लेकर सोशल मीडिया तक छाया रहने वाला है। हमने इस वीडियो में सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि एफसीआरए अमेंडमेंट के पीछे की पूरी कहानी, उसके प्रावधान, उससे जुड़े आरोप, जांच एजेंसीज के दावे और उन नेटवर्क्स की चर्चा की है जिन पर इनका असर पड़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। संसद में इस बिल पर क्या बहस होती है, किन संशोधनों की मांग उठती है और इसका अंतिम स्वरूप क्या होगा, हम उस पर भी लगातार नज़र रखेंगे। अगर आप एफसीआरए, विदेशी फंडिंग, एनजीओज, इस पूरे इकोसिस्टम, इससे जुड़ी राजनीति को बिना शोर शराबे के तथ्यों के साथ समझना चाहते हैं तो द पैम्फलेट के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आपको लगता है कि एफसीआरए के ये नियम भारत के हित में हैं। अगर आप हाँ मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और पैम्फलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।